हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ब्रिटेन, अमेरिका से लेकर चीन तक भारतीयों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। लंदन में लगे भारत माता की जय के नारे। जी हां दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आपको बता दें सबसे बड़ी खबर बताएंगे, जहां भारतीय पाकिस्तानी दोनों ने मिलकर गाया वंदे मातरम। अंग्रेजों के सामने खड़े होकर चिल्लाया माँ तुझे सलाम। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे पाकिस्तानियों ने भी भारत के साथ वंदे मातरम गाया। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत चाइना के बीच कमांडर लेवल की बैठक हुई। एलएसी पर सैनिकों की वापसी पर भी हुई बात, और किन मुद्दों पर बात हुई दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां पाकिस्तान की आजादी का ये कैसा जश्न, कनाडा में एक दूसरे को ही लात घुसे मारने लगे पाकिस्तानी। दोस्तों सारी जानकारी आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां ब्रिटेन, अमेरिका से लेकर चीन तक भारतीयों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। लंदन में लगे भारत माता की जय के नारे। जी हां, विश्व भर में भारतीयों ने मंगलवार यानी 15 अगस्त को पूरे उत्साह के साथ भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। वे दूतावासों, राजनयिक मिशन में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी तथा राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत गाए। वॉशिंगटन में बाइडेन प्रशासन भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय अमेरिकियों के साथ शामिल हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध पहले की तुलना में अधिक प्रगाढ़ हुआ है। बीजिंग में प्रवासी भारतीय और भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। शंघाई में भी भारत के महावाणिज्य दूत एन नंद कुमार ने पूर्वी चीन के महानगरों में भारत के महावाणिज्य दूतावास में तिरंगा फहराया। दोस्तों लंदन में भी लगे भारत माता की जय के नारे। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी झंडा फहराया गया। नेपाल ने भी शुभकामनाएं दी। दोस्तों अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर कि भारतीय और पाकिस्तानियों ने मिलकर गाने लगे वंदे मातरम। अंग्रेजों के सामने खड़े होकर चिल्लाया माँ तुझे सलाम। बता दें, क्या आपने दोस्तों कभी कल्पना किया है कि भारतीयों के साथ मिलकर कोई पाकिस्तानी वंदे मातरम कहेगा? शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वैसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको यह देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये भारत या पाकिस्तान का दृश्य नहीं, बल्कि इंग्लैंड के लंदन सड़क का वीडियो है। लंदन की सड़क पर एक शख्स भारतीय देशभक्ति गाने को गाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर कई सारे भारतीय मौजूद हैं और उनके हाथों में झंडा भी होता है। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भारतीयों के बीच में पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। भीड़ में खड़े पाकिस्तानियों ने अपने हाथों में अपने देश का झंडा लिया होता है और भारतीय देशभक्ति गाने गा रहे सिंगर को गाने को दोहरा रहे होते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सिंगर ने वंदे मातरम गीत गा रहा होता है, जिसे न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तानी भी मिलकर गाने लगते हैं। यूनाइटेड किंगडम की सड़कों पर गीत गाते म्यूजिक आर्टिस्ट विश ने लंदन के पिकाडिली सर्कस में माँ तुझे सलाम संदेश से आते हैं और तेरी मिट्टी जैसे देशभक्ति गीतों के भावपूर्ण प्रदर्शन से लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। अपने गाने से उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन दोस्तों सब में बड़ी बात ये रह गई कि उस गाने को पाकिस्तानी भी गाने लगे। दोस्तों जो भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है, भारत के लिए बड़ी ही कल्पना से परे की बात है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत को चोट ही पहुंचाया और ऐसी चीजें जब देखने को मिलती है तो लगता है कि भारत वाकई में अपना तरक्की कर रहा है। ऐसे में दोस्तों कमेंट में आप लोग मेरा भारत महान जरूर कहिएगा और मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की बैठक। एलएसी पर सैनिकों की वापसी पर भी हुई बात। इन मुद्दों को लेकर बन गई सहमति। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर जारी तनाव के बीच मंगलवार यानी 15 अगस्त भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई। ये कमांडर स्तर की बैठक का 19वां दौर था, जिसे 13 से 14 अगस्त को भारतीय सीमा पर चुशूल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर आयोजित किया गया था। चाइना के साथ सैन्य बातचीत पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत चीन दोनों पक्षों के बीच पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर बाकी मुद्दों के समाधान पर सकारात्मक, रचनात्मक और गहन चर्चा हुई। दोनों पक्ष इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने और लगातार बातचीत करने पर सहमत हुए। जी हाँ, दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सैनिकों की वापसी से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। भारत ने बैठक में देपसांग और डेमचोक समेत अन्य टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों की जल्द से जल्द वापसी का चाइना पर दबाव डाला। साथ ही बैठक में क्षेत्र में तनाव को कम करने पर चर्चा भी हुई। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान की आजादी का ये कैसा जश्न, कनाडा में एक दूसरे को ही लात घूसे मारने लगे पाकिस्तानी। वीडियो हो गया वायरल। बता दें सोमवार को पाकिस्तान ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर जहां देश की कार्यवाहक सरकार लोगों को एकता का पाठ पढ़ा रही थी, तो वहीं मुल्क से हजारों किलोमीटर दूर बसे पाकिस्तानी आपस में झगड़ने में
में बिजी थे। कनाडा के मिसिसागा से आया वीडियो तो कम से कम ये बताता है। इस वीडियो में पाकिस्तानियों को आपस में ही लड़ते हुए देखा जा सकता है। वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है और लोग देशवासियों की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब देश में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं और उनके समर्थक दूसरे देशों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो को अली मोइन ने शेयर किया है। वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि हमें ज्ञान दिया जाता है कि सब समाज कैसे व्यवहार करते हैं और इमरान खान के गुणों के बारे में भी व्याख्यान देते रहते हैं, मगर विदेशों में बसे पाकिस्तानी बस एक दूसरे के साथ झगड़ा करके 14 अगस्त का जश्न मना रहे हैं। झगड़ा किस बात पर हुआ ये अभी स्पष्ट नहीं है, मगर देखा जा सकता है कि एक महिला उन्हें रोकने की कोशिशें करती है। इस बीच पुलिस आती है और बीच बचाव करती है। कुछ लोगों को हंसते हुए भी देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बुर्ज खलीफा वाली बात तो कल के वीडियो में पता चली गई होगी हमारे कि पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तानियों का झंडा बुर्ज खलीफा पर देखा ही नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां भारत के साथ वादा निभाएगा रशिया, तय समय पर होगी S-400 सिस्टम की डिलीवरी, टेंशन में आएंगे चीन पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, भारत और रशिया पिछले करीब 7 दशकों से साथी हैं। यूक्रेन की जंग जैसी कई घटनाएं हुई जिसने दोनों देशों की दोस्ती को परखा, लेकिन ये दोस्ताना बरकरार रहा। इसी दोस्ती की मिसाल है कि रशिया अपना एक और वादा निभाएगा। रशिया की तरफ से कहा गया है कि भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और इससे जुड़े उपकरणों की डिलीवरी तय शेड्यूल पर ही होगी। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने एक सीनियर रूसी डिफेंस ऑफिसर के हवाले से ये बात कही है। सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात का ऐलान किया गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है और अभी भी पारंपरिक हथियारों के लिए ज्यादातर रूसी तकनीक का ही प्रयोग हो रहा है। इंटरफैक्स ने मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के मुखिया दमित्री शुगाएव के हवाले से बताया है कि S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन तय शेड्यूल पर ही चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान के दुश्मन TTP ने जमकर की भारत की तारीफ, मुल्क की हालत पर जताया अफसोस। बता दे तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। देश में इसकी वजह से कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। 14 अगस्त को जब मुल्क का स्वतंत्रता दिवस था, उस मौके पर TTP ने जो कुछ कहा उसके बाद पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई होंगी। TTP ने न सिर्फ भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का जिक्र पाकिस्तान के सामने किया बल्कि उसे आगाह भी कर दिया है। जी हाँ, TTP ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर असली आजादी की अपील की है। साथ ही उसने एक बार फिर पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, TTP ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर उसकी हालत पर अफसोस जताया है। TTP ने बधाई के साथ ही उसे आईना भी दिखाया। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का उदाहरण देकर उसने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़का। जी हाँ दोस्तों, TTP ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को जो आजादी मिली वो उसका फायदा नहीं उठा पाया है। संगठन का कहना है कि आर्थिक संकट, गरीबी, हिंसा, भ्रष्टाचार, इस्लामिक सिस्टम की कमी ने देश को शांति और समृद्धशीलता से दूर कर दिया है। इसके साथ ही TTP ने मुल्क में मौजूद संकट के लिए पाकिस्तान की आर्मी को दोष दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत की जमकर तारीफ की है। TTP ने कहा कि आजादी के 76 साल बाद भी पाकिस्तान एक आत्मनिर्भर देश के तौर पर विकसित नहीं हो सका। इसके साथ ही TTP ने भारत का उदाहरण दिया। संगठन ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। संगठन ने इसके अलावा TTP ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति की भी सराहना की। जी हाँ दोस्तों, अब SMS पर आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, लेकिन लॉन्ग लिव मोदी जी आप लोग जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर दक्षिण पूर्व एशिया में चीन रह जाएगा पीछे, भारत बनेगा महाशक्ति। आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं विशेषज्ञ, आपको बता दें अगले कुछ सालों में दक्षिण पूर्व एशिया में चीन नहीं बल्कि भारत एक शक्ति होगा, और शक्ति भी ऐसा वैसा नहीं दोस्तों, महाशक्ति कहलाएगा अपना भारत। ये मानना है उन विशेषज्ञों का जो क्षेत्र की राजनीति पर गहरी नजर रखते हैं। उनका कहना है कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। वो उन कदमों को आगे बढ़ा रहा है जो क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने में सक्षम बनाएंगे। उनकी माने तो इस बात में किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत निश्चित तौर पर दक्षिण पूर्व क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी है। भारत और चीन के बीच साल 2020 से ही तनाव की स्थिति है। भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हर्ष वी पंत ने CNBC से बातचीत में कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत निश्चित तौर से दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक महत्वाकांक्षी होता जा रहा है, इनमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को लेकर और ज्यादा सशस्त्र और मुखर हुआ है। चीन के साथ बढ़ती प्रतिद्वंदता के बीच भी इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने में भारत रणनीतिक तौर पर कई उपायों को आगे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं इन विशेषज्ञों की तरह कि भारत आने वाले समय में पृथ्वी के सभी देशों का महाशक्ति देश बन जाएगा? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, बताइएगा जरूर। देखते हैं भारत की जनता की क्या है इस पर राय। अगली खबर की बात करें जहां पर पुणे में लगा
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, यूक्रेनियन सिंगर पर राष्ट्र ध्वज के अपमान का लगा गंभीर आरोप। बता दें, बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र के पुणे के कोंढवा इलाके में कथित तौर पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के मामले में पुलिस ने मंगलवार यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को 2 लोगों को गिरफ्तार किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हालांकि पुलिस इस जांच में लगी है कि सच में ऐसे नारे लगे भी थे या नहीं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 153 यानी कि दंगा कराने के इरादे से उकसाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 14 अगस्त की शाम को स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। दोनों आरोपियों की पहचान अकबर, नदाफ और तौकीर के रूप में हुई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें सोमवार शाम स्थानीय लोगों से ये शिकायत मिली कि 2 व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों व्यक्तियों की पहचान अकबर, नदफ और तौकीर के रूप में की गई है। दोनों सिक्योरिटी गार्ड हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यूक्रेनियन सिंगर पर भी हुआ है केस। जी हाँ, यूक्रेन की गायिका उमा शांति और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पुणे में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान तिरंगे का अपमान करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। गायिका म्यूजिकल बैंड शांति पीपल की अग्रणी महिला सदस्य है जो ईडीएम का मिश्रण वैदिक मंत्रों के साथ करती है। एक और खबर की बात करें, जहां भारत ने पहली बार यूएई को रुपए में किया कच्चे तेल का भुगतान। एलसीएस समझौते के आधार पर हुआ लेन देन। जी हाँ दोस्तों, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडीएनओसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल के बीच सोमवार को नए लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन हुआ। इस लेन देन में लगभग 1 मिलियन बैरल कच्चे तेल की बिक्री शामिल थी। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि लेन देन के लिए भारतीय रुपए और यूएई दिरहम दोनों का इस्तेमाल किया गया था। भारत और यूएई के बीच तेल और गैस के मजबूत संबंध हैं और यूएई की भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक प्रमुख भागीदार है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार की रीढ़ है। यूएई कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है और भारत के लिए एलएनजी और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले साल दोनों देशों के बीच 35.10 अरब डॉलर मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार हुआ जो कुल द्विपक्षीय व्यापार का 41.4% है। जी हाँ, एक और खबर की बात करें, जहां क्या पाकिस्तान की अंतरिम सरकार का हिस्सा होंगे शाहिद अफरीदी। मंत्रिमंडल तैयारी में जुटे कार्यवाहक पीएम। जी हाँ दोस्तों, बता दें, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर अपने अंतरिम कैबिनेट बनाने को तैयार करने में जुट गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अंतरिम पीएम सभी संभावित उम्मीदवारों के प्रोफाइल की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने के साथ साथ इस कोशिश में भी लगे हुए हैं कि मंत्रिमंडल को किस तरह से छोटा रखा जाए। कैबिनेट के लिए जिन नामों की चर्चा है उसमें पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कार्यवाहक सरकार कैबिनेट के लिए फैसल वावदा, सेवानिवृत्त मेजर खुर्रम हमीद रोखरी, कारी सदाकत अली, हफीज शेख अहमद, चीमा मुश्ताक, खुसैरा, अबसार आलम, सलीम सफी और हामिद मीर के नामों पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां रशिया की परमाणु पनडुब्बी में फिट होगी सबसे घातक मिसाइल। अमेरिका की सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ, यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच ही रशिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। रशिया ने तय किया है कि वो अपनी सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी को अब और ज्यादा घातक बनाएगा। रशिया की 88 5A यासेन श्रेणी की पनडुब्बियों को जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया जाएगा। एक सबसे एडवांस्ड प्रोजेक्ट के तहत रशिया इस मिशन को अंजाम देगा। प्रोजेक्ट को देश की नौसैनिक टेक्नोलॉजी और क्षमताओं में बड़े पैमाने पर प्रगति का प्रतीक बताया जा रहा है। इस बात की जानकारी रशिया के यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से न्यूज एजेंसी RI नोवोस्ती को ये जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां सीमा हैदर के बच्चों ने मनाया 15 अगस्त। तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए बच्चे। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को पूरे देश ने धूमधाम के साथ 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस खास मौके पर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा स्थित एक स्कूल में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के चारों बच्चों ने झंडा फहराया और राष्ट्रगान गाया। सीमा के बच्चे स्कूल के अन्य बच्चों के साथ बैठकर काफी खुश नजर आए। सभी चारों बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल में झंडा फहराने के लिए स्कूल प्रबंधक बच्चों को घर से अपने साथ ले गया था। बता दें कि सीमा हैदर ने 13 अगस्त को हर घर झंडा अभियान के तहत अपने घर की छत पर झंडा लगाया था। इसके बाद स्कूल के प्रबंधन के कुछ लोग सचिन सीमा के घर पहुंचे और चारों बच्चों को अपने साथ लेकर स्कूल में गए ताकि वो भी और बच्चों की तरह स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाए। जी हाँ, इसी बीच सीमा और सचिन का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सीमा हैदर ने भारत में रहने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है। हालांकि अभी सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उन्होंने जल्द ही जांच
पूरे होने के बाद भारतीय नागरिकता मिलने की उम्मीद भी जताई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां नाइजर के अपदस्थ राष्ट्रपति बजौम मुश्किल में, सेना चलाएगी देशद्रोह का मुकदमा, मिल सकती है मौत की सजा। जी हाँ, नाइजर के विद्रोही सैनिकों ने कहा है कि वो उच्च देशद्रोह तथा देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम पर मुकदमा चलाएंगे। उनका ये बयान तब आया है जब कुछ घंटों पहले जुंटा ने कहा था कि वो बढ़ते क्षेत्रीय संकट को हल करने के लिए पश्चिमी अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत के वास्ते तैयार है। नाइजर की दंड संहिता के मुताबिक दोषी पाए जाने पर बजौम को मृत्यु दंड का सामना करना पड़ सकता है। प्रवक्ता कर्नल मेजर अमादou अब्दुल रहमान ने रविवार रात को सरकारी टेलीविजन पर की गई घोषणा में कहा कि सैन्य शासन ने उच्च देशद्रोह और नाइजर की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए अपदस्थ राष्ट्रपति तथा उनके स्थानीय एवं विदेशी साथियों पर सक्षम राष्ट्रपति तथा अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों के समक्ष मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक सबूत एकत्रित कर लिए हैं। जी हाँ, एक और खबर की बात करते हैं, जहां बस कुछ ही घंटों में आखिरी गोता लगाएगा अपना चंद्रयान, हर कदम से चौड़ा कर रहा देश का सीना। जी हाँ, हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी का इंतजार सभी देशवासियों को है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को तीसरी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई गई थी। मतलब ये कि चंद्रयान 3 अब हर गुजरते पल के साथ चंद्रमा के करीब जा रहा है। इसका हर कदम ऐतिहासिक कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। इस मिशन के लिए अगले कुछ दिन बेहद अहम है और इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। से मिली जानकारी के मुताबिक अब चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन फेज शुरू हो गया है। मतलब ये कि चंद्रयान अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। इसरो 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे अगला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी आज के दिन। इसमें इसरो के बेंगलुरु स्थित हेडक्वार्टर से वैज्ञानिक चंद्रयान के थ्रस्टर फायर करके उसे 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में लेकर आएंगे। 17 अगस्त चंद्रयान 3 मिशन के लिए काफी अहम है। इस दिन इसरो चंद्रयान 3 के पॉपुलेशन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा, जिसके बाद चंद्रयान 3 के चांद के और करीब आएगा और 100 बाई 30 किलोमीटर की कक्षा में और स्पीड कम करना शुरू कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2047 तक विकसित देश बनेगा अपना भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर विकसित भारत का संकल्प रखा है। लाल किले से पीएम मोदी जी ने कहा कि जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब हमें भारत का झंडा विकसित देश के तौर पर फहराना है। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि जब 2047 में देश आजादी के 100 साल जश्न मनाएगा तो उस समय तिरंगा एक विकसित भारत का झंडा होना चाहिए। हमें रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए सूचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता पहली जरूरत है। इसे हमें मजबूती से खाद पानी देना चाहिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल का जश्न मनाएगा तो मेरा देश विकसित भारत बनकर रहेगा। मैं देश के सामर्थ्य के आधार पर ये कह रहा हूँ। जी हाँ, अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहाँ स्वतंत्रता दिवस पर विपक्ष का पीएम मोदी पर तीखा हमला, कहा भाषण झूठ से भरा, संबोधन में दिखा अहंकार। जी हाँ, विपक्षी दलों ने पीएम मोदी जी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन को खारिज करते हुए इसको झूठ और खोखले वादों से भरा हुआ चुनावी भाषण करार दिया। उन्होंने दावा किया है कि ये पीएम मोदी का लाल किले की प्राचीर से विदाई भाषण है। कांग्रेस ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर देश को एकजुट करने के बजाय प्रधानमंत्री ने केवल अपनी छवि की बात की और आगे की चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया। अगले साल लाल किले पर ध्वजारोहण करने और अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड देने संबंधित प्रधानमंत्री के दावे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगले वर्ष मोदी अपने आवास पर ही झंडा फहराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के इस दावे में अहंकार दिखाई देता है कि अगले साल वो फिर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जयराम रमेश ने मोदी जी के इस बयान को पूरे तरीके से बेतुका चुनावी भाषण बताया है। जयराम रमेश ने एक बयान में आरोप लगाया कि 15 अगस्त 2023 को लोगों को ये बताने के बजाय कि उनकी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में क्या हासिल किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ और खोखले वादों से भरा एक बेतुका चुनावी भाषण दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, माकपा ने पीएम मोदी पर स्वतंत्रता दिवस संबोधन में शेखी बघारने का भी आरोप लगाया है। सीताराम येचुरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्वतंत्रता दिवस से के अपने संबोधन के दौरान शेखी बघारने का आरोप लगाया। येचुरी ने साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रदर्शन को लेकर एक तुलना सोशल मीडिया पर एक्स पोस्ट की। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, आप लोग इन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो पीएम मोदी जी के इन भाषण को खोखला और बेतुका करार देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। क्या आप भी पीएम मोदी जी के लाल किले से दिए गए उस भाषण का दिल से समर्थन करेंगे? दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इन विपक्षी दलों को जो इस प्रकार की बातें कह रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का सबसे बड़ा बयान, कहा 2023 के अंत तक पूरी तरह AFSPA हटाना चाहती है असम सरकार। जी हाँ, अफस्पा हटाना चाहती है असम की सरकार। दरअसल असम सरकार इस साल के अंत तक पूरी तरह से अफस्पा हटाने के लिए कदम हटाएगी, यानी उठाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार साल के अंत तक पूरे राज्य से आपसपा हटाने के लिए जरूरी पहल करेगी। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल यानी विशेषाधिकार अधिनियम 1958 अब इस पूर्वोत्तर राज्य के केवल 8 जिलों तक सीमित है। शर्मा ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुवाहाटी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत को टमाटर की सप्लाई कर रहे नेपाल ने कर दी ऐसी मांग। कहा, हमको तुम चावल दो, हम तुम्हें टमाटर देंगे। जी हाँ, हमें चावल दो, हमसे टमाटर लो। बता दें, टमाटर की कीमतों को लेकर मचे हाहाकार के बीच भारत की मदद के लिए पड़ोसी देश नेपाल सामने आया है। एक अधिकारी ने बताया है कि देश में टमाटर की आपूर्ति बढ़ाने के लिए नेपाल से भारी मात्रा में टमाटर का आयात किया गया है। नेपाल से आयातित टमाटर अभी रास्ते में है और देश पहुंचते ही इसे उत्तर भारतीय राज्यों में आपूर्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स को मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने जानकारी दी है कि नेपाल से आयातित टमाटर को उत्तर भारतीय राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश में भेजा जाएगा। देश में टमाटर की कीमतें जुलाई के महीने से बढ़नी शुरू हुई थी और एक वक्त ऐसा आया जब टमाटर 250 रुपए किलो बिकने लगा। कुछ जगहों पर टमाटर 300 रुपए किलो भी बिका। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडी पर टमाटर बेचना शुरू किया है। सब्सिडी वाले टमाटर की हालिया कीमत घटकर 50 रुपए हो गई है, जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। बहरहाल दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और